चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। इसमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स पॉजेज प्लेन्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। कह रहा है कि जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स है उसमें स्ट्रेटिफिकेशंस होती हैं, लेयर्स होती हैं और क्लीवेज होता है जहाँ से कैन ईजिली बी स्प्लिट अलोंग दीज प्लेन्स, है ना। कह रहा है कि इन प्लेन से बहुत आसानी से इसको अलग किया जा सकता है। तो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक का तो प्रॉपर्टी होती ही है कि जो स्ट्रेटिफाइड रॉक है उसके प्लेन्स को लेयर्स या परतों में अलग किया जा सकता है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि फोलिएटेड रॉक्स आर वेरी कॉमन इन इग्नियस रॉक्स एंड कैन बी स्प्लिट इन एनी डायरेक्शन। कह रहा है कि फॉलिएटेड रॉक्स आर वेरी कॉमन इन इग्नियस रॉक। आप जानते हो कि फॉलिएटेड रॉक इग्नियस रॉक में नहीं पाया जाता है, यानी इग्नियस रॉक का प्रकार नहीं है। फॉलिएटेड रॉक पाया जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में। तो ये स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से ओनली स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। Only statement 2 and statement 3 are correct. Statement 1, statement 2 and statement 3 कहाँ है स्टेटमेंट इसमें? ये चाहिए है। तीसरा कह रहा है कि इन सिलिशियस रॉक्स सिलिका प्रिडोमिनेंट्स एंड सच रॉक्स आर जनरली हार्ड एंड ड्यूरेबल। कह रहा है कि सिलिशियस रॉक में जो सिलिका होता है वो प्रिडोमिनेंट्स मतलब मुख्य रूप से होता है और ऐसे रॉक जनरली हार्ड और ड्यूरेबल होते हैं। तो ये भी बात सही कह रहा है। तो स्टेटमेंट 1 and स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। Only statement 1 and statement 3 are correct. Option B is correct. फिर क्वेश्चन दूसरा है, मैच कराना है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो उसमें क्या मैच कराना है? कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें लिस्ट 1 में पहला कह रहा है, लिस्ट 1 में कि जो क्रशिंग टेस्ट है वो क्या पता करने के लिए करते हैं। तो क्रशिंग टेस्ट द्वारा हम लोग determines compressive strength by applying axial load on cube specimen। इसका मतलब कि जो क्रशिंग टेस्ट करते हैं वो हम लोग स्टोन की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं, है ना। इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं। इसके बाद दूसरा कह रहा है क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट क्या पता करने के लिए करते हैं? तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट का यूज़ हम लोग ड्यूरेबिलिटी ज्ञात करने के लिए करते हैं ना। तो इसमें देखना होगा कि ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड ये बात है, एक्सेस ड्यूरेबिलिटी ऑफ स्टोन अंडर ऑल्टरनेट इमर्जन नहीं, ये तो फ्रीजिंग एंड थाविंग का हो जाएगा। ये कह रहा है कि इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ सॉल्ट एक्शन सोडियम सल्फेट के घोल में बाई रिपीटेड इमर्जन इन सोडियम सल्फेट सोल्यूशन एंड ड्राइंग। तो क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट का संबंध 4 नंबर से है। फिर कह रहा है फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट। तो फ्रीजिंग एंड थाविंग टेस्ट का यूज़ हम लोग क्या पता करने के लिए करते हैं? फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस पता करने के लिए करते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें स्टोन को हम लोग ऑल्टरनेट इमर्जन मतलब पानी में डालते हैं, फ्रीजिंग करते हैं एंड वार्मिंग मतलब उसको गर्म करते हैं ना। तो क्या करते हैं पहले पानी में डुबाते हैं इमर्जन में, फिर फ्रीजिंग करते हैं, उसको फ्रीज कराते हैं, फिर वार्मिंग मतलब उसको गर्म करते हैं, है ना। और लास्ट है हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस टेस्ट का यूज़ हम लोग हार्डनेस पता करने के लिए करते हैं और उसके लिए जो मशीन हम यूज़ करते हैं वो डॉरियर टेस्टिंग मशीन यूज़ करते हैं और इस टेस्ट को हम लोग एब्रेजन टेस्ट कहते हैं। तो कह रहा है कि डिटरमाइंस रेजिस्टेंस ऑफ स्टोन अगेंस्ट वियरिंग बाई एब्रेजन यूजिंग डॉरियर टेस्टिंग मशीन। इसका मतलब कि जो डी है उसका ऑप्शन है ए। अब इसको मैच कराएंगे तो ए का दूसरा ऑप्शन है, ए का दूसरा, और बी का है चौथा। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, और सी का जो है वो है तीसरा। तो सी का तीसरा है और डी का जो है वो पहला है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, ये भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच कराना है। कह रहा कि जो क्रशर है वो क्या करता है ना।
तो क्रशर क्या करता है, कह रहा है कि टू शॉर्ट आउट स्टोन्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड ग्रेन्स। ये स्टोन्स को शॉर्ट आउट का मतलब होता है स्क्रीन करना, अलग करना। शॉर्टिंग का मतलब होता है साइज के अकॉर्डिंग अलग करना, है ना। तो टू सॉर्ट आउट स्टोन अकॉर्डिंग टू साइज एंड ग्रेड्स, तो ये काम क्रशर का नहीं है, ये काम किसका है, ये काम है स्क्रीन का। जो स्क्रीन है वो साइज के अकॉर्डिंग उसको शॉर्टिंग करता है, अलग करता है ना। फिर कह रहा है कि टू कट स्टोन्स इनटू डिजायर्ड शेप एंड साइज। स्टोन को डिजायर्ड शेप और साइज में काटने के लिए हम लोग मतलब आरी का यूज करेंगे, सा का यूज करेंगे, है ना। इसके बाद कह रहा है कि टू ब्रेक लार्ज स्टोन इनटू स्मॉल साइज, उसके लिए हम लोग क्रशर्स का यूज करेंगे। और फिर कह रहा है कि ड्रिलिंग मशीन का यूज हम लोग टू ड्रिल ब्लास्ट होल, जब हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं तो एक्सप्लोसिव को भरने के लिए वहां पर हम लोग ड्रिलिंग मशीन का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ए का जो है वो 3 हो गया, ए का 3, दो ही ऑप्शन है ए का 3 में। अब इसके बाद बी का चौथा हो गया, बी का चौथा हो गया, और सी का हो गया पहला, सी का पहला हो गया, और डी का हो गया दूसरा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टाइल। एक अच्छे टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो एक अच्छे टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है, कह रहा कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम क्रैक्स, उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, फ्लॉज नहीं होने चाहिए, और बेंड नहीं होना चाहिए, है ना। यानी उसमें दरार, कोई दोष, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बात सही है कि टाइल्स में ये सब नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि इट शुड बी रफ इन शेप एंड साइज, यह शेप और साइज में रफ होना चाहिए, ये भी बात सही है। नहीं, इट शुड बी, हाँ, इट शुड बी रेगुलर इन शेप एंड साइज। इसका मतलब रेगुलर है ना, रफ नहीं। इट शुड बी रेगुलर इन शेप एंड साइज, यानी इसका जो शेप है और साइज है वो रेगुलर होना चाहिए। फिर कह रहा है इट शुड एब्जॉर्ब मोर वाटर टू इम्प्रूव बॉन्डिंग। कह रहा है कि ये ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करना चाहिए ताकि बॉन्डिंग अच्छी हो, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। टाइल्स जितनी कम से कम पानी एब्जॉर्ब करेगी उतनी अच्छी होगी। इट शुड गिव अ क्लियर रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक। अगर टाइल्स को आपस में स्ट्रक कराया जाए, टकराया जाए, तो रिंगिंग साउंड उत्पन्न होना चाहिए, ये भी बात सही है। तो ए बी सी करेक्ट है, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी ऑप्शन है ना। तो जो सी है ना वो एक अच्छे टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अब पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स, ठीक है। पहला कह रहा है कि डिगिंग, तो डिगिंग में एक एक करके इधर से पढ़ते हुए करते हैं इसको। तो कह रहा है कि क्ले इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर फ्रॉम सॉफ्टनिंग एंड मेलोइंग, है ना। मतलब नरम और बुरबुरी बनाने के लिए वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, तो ये कहलाता है वेदरिंग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेदरिंग। तो ये हो जाएगा वेदरिंग, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्ले इज मेड फिट फॉर मोल्डिंग बाय एडिंग वाटर एंड नीडिंग। मतलब क्ले इज मेड फिट फॉर मोल्डिंग। क्ले को मोल्डिंग के लिए फिट बनाया जाता है, उसमें पानी ऐड किया जाता है और उसको गूंथा जाता है ना। तो ये कहलाता है क्या, टेम्परिंग, ये कहलाता है टेम्परिंग। कह रहा है क्ले इज डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड एंड स्प्रेड ऑन लेवल्ड लैंड। तो ये कहलाएगा डिगिंग, है ना, ये कहलाएगा डिगिंग। इसके बाद डिगिंग का मतलब सबसे पहले हम लोग मिट्टी को खोदेंगे, इसके बाद उसको फैलाएंगे और उसमें जो भी कंकड़ वगैरह होंगे उसको बाहर निकालेंगे। स्टोन, पेबल एंड वेजिटेबल मैटर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम क्ले, है ना। तो स्टोन, पेबल और वेजिटेबल क्ले से बाहर निकालने को हम लोग क्लीनिंग कहते हैं। और इसके बाद कह रहा है कि इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली विद क्ले। अगर किसी इंग्रेडिएंट्स की मात्रा कम है तो उसे सही प्रोपोर्शन में मिलाने के लिए हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्लेंडिंग, ठीक है। तो ए का संबंध तीसरे से है, ए का तीसरा हो गया। बी का संबंध किससे है, बी का संबंध है चौथे से, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो पहले तो यही पॉइंट आउट कर ले, बाकी चीज़ भी मिला लेते हैं। सी का 1, तो सी का 1 हो गया। डी का 5, तो डी का 5 हो गया। ई का 2, तो ई का 2 हो गया, करेक्ट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है पांचवे का। फिर 6 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंटरमिटेंट अप ड्रॉट किल्न इज फॉल्स, है ना। अप ड्रॉट किल्न इंटरमिटेंट किल्न का एक प्रकार है, दो तरह की किल्न होती है, एक डाउन ड्रॉट किल्न
और एक अपड्रॉट किल्न। अपड्रॉट किल्न में जो गर्म गैसेस होती हैं वो किल्न में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, उसको हम लोग अपड्रॉट किल्न कहते हैं, और वही गर्म गैसेस जो होती हैं उनसे हमारी ईंट पकती है। ठीक है, तो कह रहा है उसी के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। इट इज रेक्टेंगुलर, ये किल्न है तो रेक्टेंगुलर होता है इन प्लान एंड इनक्लोज्ड विद थिक आउटसाइड वॉल्स, इसके चारों तरफ थिक वॉल होती है। ये बात सही है कि रेक्टेंगुलर एक किल्न है और उसके चारों तरफ एक थिक वॉल है ताकि हीट जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में ना जाने पाए। फिर कह रहा है कि वाइड डोर्स आर प्रोवाइडेड एट ईच एंड फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ किल्न, मतलब किल्न में लोडिंग और अनलोडिंग के लिए डोर्स प्रोवाइड होते हैं, वाइड प्रोवाइड होते हैं। ये भी बात सही है, वाइड इसलिए ताकि उसमें कोई अगर व्हीकल या कोई साधन से हम लोग ब्रिक को ले जाना चाहें तो बहुत आसानी से ले जा पाए। तो ए भी सही और बी भी सही है। फिर कह रहा है कि द फ्लूज, मतलब जो गैसेस हैं गर्म, आर पासेज यूज टू कैरी फ्लेम्स और हॉट गैसेस थ्रू द बॉडी ऑफ द किल्न, है ना। तो कह रहा है कि जो फ्लूज है वो पास होती है ना, टू कैरी फ्लेम्स एंड हॉट गैसेस, मतलब ये हुआ कि जो गैसेस होती हैं जो कि गर्म होती हैं वो किल्न के बॉडी से होकर के पास होती है और उसका डायरेक्शन कैसे होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये भी बात सही है। फिर कह रहा है द रूफ ऑफ द किल्न इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर फायरिंग। इंटरमिटेंट किल्न का जो रूफ होता है वो परमानेंट नहीं होता है, उसे फायरिंग के बाद निकाला जा सकता है ना। जो किल्न होती है इंटरमिटेंट किल्न, उसका रूफ परमानेंट नहीं होता है। तो यही स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ए बी सी ये करेक्ट हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टेस्ट ऑफ ब्रिक। ब्रिक के टेस्ट के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ब्रिक शुड नॉट एक्सीड 20% ऑफ द वेट ऑफ ड्राई ब्रिक। ये बिल्कुल सही बात है कि फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो उसमें 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि इसमें क्लास का जिक्र नहीं है तो मैं अच्छी ब्रिक मान के चलूँगा, ठीक है। फॉर टेस्टिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ अ ब्रिक इज प्लेस्ड इन अ कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन टिल इट ब्रेक्स, है ना। तो इसमें ईंट को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और उस पर लोड तब तक अप्लाई करते हैं जब तक ईंट फेल ना कर जाए। तो ये भी बात सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट कह रहा कि इफ अ स्क्रैच मेड बाय फिंगर नेल, अगर हम नाखून से स्क्रैच करें, लीव्स एन इम्प्रेशन, तो उसकी वजह से एक निशान पड़ जाएगा ऑन द ब्रिक सरफेस, ईंट के सरफेस पर एक निशान पड़ जाएगा। द ब्रिक इज कंसिडर्ड सफिशिएंटली हार्ड, तो ईंट को माना जाएगा कि वो बहुत पर्याप्त हार्ड है। तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर ईंट के सरफेस पर नाखून से स्क्रैच करते हैं और अगर निशान पड़ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ईंट है वो हार्ड नहीं बल्कि सॉफ्ट है, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ ग्रे और वाइट डिपॉजिट्स ऑन द सरफेस इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स। ईंट के सरफेस पर ग्रे या वाइट डिपॉजिट्स का उपस्थित होना, है ना, सॉल्युबल सॉल्ट्स को इंडिकेट करता है। ये भी बात सही है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? सवाल क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो करेक्ट 3 हो गए, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 का तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। वन, टू और 4 का तो ऑप्शन नहीं आ रहा कोई। तो 1, 2, 4 ही ऑप्शन होगा इसका। इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, ये है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बनाने होंगे, ठीक है। ये चीज़ है, तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो मार्क्स टू ऑल हो जाएगा इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ब्लैक कलर अगर हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें कह रहा है कि कलर ऑफ ब्रिक और कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन ब्रिक। कह रहा है कि ईंट का कलर कौन सा होगा,
उसमें किस घटक की वजह से, है ना। कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द ब्रिक, ईंट में कौन सा घटक उपस्थित होगा तो उसकी वजह से कौन सा कलर आएगा। तो सबसे पहला कलर कह रहा है ब्लैक कलर, है ना। तो अगर ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर आ सकता है अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में और कुछ मात्रा में उसमें मैग्नीज भी हो, है ना। तो मैग्नीज एंड लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, इसकी वजह से जो ईंट का कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा अगर ईंट पकेगी तो ब्लैक कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि ब्लूइश ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कब हो जाएगा, जब इसमें एल्कलीज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो बी का 6 हो जाएगा और ए का 2, ए का 2 और बी का 6, ए का 2 और बी का 6 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ब्राइट रेड, डार्क ब्लू और पर्पल। ब्राइट रेड, डार्क ब्लू और पर्पल कब हो जाएगा, जब आयरन ऑक्साइड की मात्रा एक्सेस हो जाएगी। अगर आयरन ऑक्साइड की मात्रा एक्सेस हो जाएगी तो इसका कलर जो होगा वो डार्क ब्लू हो जाएगा, है ना। तो सी को हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड से रिलेट कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। अब फिर बात आ गई ब्राउन कलर। ब्राउन कलर कब होगा, जब इसमें लाइम की मात्रा एक्सेस हो जाएगी, है ना। ब्राउन कलर कब होगा, जब लाइम की मात्रा इसमें एक्सेस हो जाएगी। और तो यहाँ से अगर मैं मैच कराऊँ तो ए का हो जाएगा दूसरा और बी का हो जाएगा छठा और सी का हो जाएगा सातवां, सी का हो जाएगा सातवां। अब आती है बात डी की। तो डी में है ब्राउन, नहीं डी में तो ब्राउन हो गया लाइम की वजह से। अब आ गया ई, क्रीम, ई आ गया क्रीम। अब ई को देखते हैं कि क्रीम कलर किसकी वजह से आ रहा है, क्रीम कलर, है ना। तो आयरन इन एक्सेस, इसकी वजह से क्रीम कलर तो आएगा नहीं। आयरन एंड लिटिल लाइम, लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, आयरन एंड मैग्नीज। तो क्रीम कलर किसकी वजह से हो सकता है, तो ई का जो है क्रीम कलर है। चलो और देखते हैं, रेड कलर किसकी वजह से आ जाएगा, रेड कलर आएगा आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो आयरन ऑक्साइड इसमें आयरन एंड मैग्नीशिया। रेड कलर का और कोई है ऑप्शन, आयरन इन एक्सेस, इसको करते हैं आयरन इन एक्सेस, आयरन इन एक्सेस, आयरन इन एक्सेस, ठीक है। अगर आयरन हो जाएगा एक्सेस की वजह में तो रेड कलर हो जाएगा। वाइट कब हो जाएगा, वाइट कब हो जाएगा इसका कलर, वाइट कलर कब हो जाएगा इसमें, वाइट का तो कुछ ऐसा सीन दिख नहीं रहा है। वाइट बस एक ही केस में हो सकता है, अगर ये प्योर क्ले हो, और प्योर क्ले में भी बहुत तरह की क्ले हो सकती हैं। तो प्योर क्ले वाइट कलर सिर्फ तभी हो सकता है जब ये इसमें क्योलिन हो। क्ले, प्योर क्ले में क्ले मिनरल्स हैं और उन क्ले मिनरल्स में यदि क्योलिन होगा तो उसका कलर वाइट हो सकता है। तो जी का हो सकता है 4, ठीक है। इसके बाद येलो है, तो येलो कलर हो सकता है आयरन और मैग्नीशिया की वजह से, येलो कलर हो सकता है आयरन एंड मैग्नीशिया की वजह से। तो इस तरीके से ब्लैक कलर में ए का दूसरा हो जाएगा, बी का छठा हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा, सी का सातवां हो जाएगा, डी का हो जाएगा पांचवा और ई का हो जाएगा, ई का अब बचा क्या, ई का जो बचा वही हो जाएगा, फिर ई का फिर तीसरा हो जाएगा और क्या, ई का हो गया तीसरा। और एफ रेड कलर है तो एफ का क्या हो जाएगा, एफ का पहला हो जाएगा। और जी का क्या हो जाएगा, जी का 4 हो जाएगा। और एच का क्या हो जाएगा, आयरन एंड मैग्नीशिया हो जाएगा, है ना। जी का 4 हो जाएगा, एफ का 1 हो जाएगा, ई का 3 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा, सी का 7 हो जाएगा और बी का जो हो जाएगा वो बी का 6 हो जाएगा। तो ये है ना। तो इस हिसाब से फिर ए ऑप्शन को सही है। इतना लेंदी सवाल आना नहीं चाहिए लेकिन अब दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो कह रहा है कि क्लास ए लाइम, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी लाइम, है ना। तो क्लास ए लाइम सेमी हाइड्रोलिक लाइम नहीं होता है, इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है। क्लास ए लाइम जो होता है वो इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम होता है, यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पज एंड सप्लाइड इन हाइड्रेटेड फॉर्म ओनली, है ना।
फिर करेंगे क्लास बी सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है। सेमी हाइड्रोलिक लाइम यूज्ड फॉर मोटार्स एंड कैन बी सप्लाइड एज क्विक लाइम एज हाइड्रेटेड लाइम। ये क्विक लाइम के रूप में भी हो सकता है और हाइड्रेटेड लाइम के भी रूप में हो सकता है, जबकि इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, सप्लाई होता है। फिर कह रहे हैं क्लास सी लाइम प्योर लाइम होता है। तो क्लास सी जो है वो फैट लाइम मेनली यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग। और फिर बचा जो क्लास डी वो मैग्नीशिया लाइम हो जाएगा। तो मैग्नीशिया और डोलोमेटिक लाइम यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट एंड प्लास्टरिंग, तो ये हो जाएगा मैग्नीशिया लाइम। तो इस हिसाब से ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? आई थिंक ये ऑप्शन हो जा रहा है क्या? ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा और डी का चौथा। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एसिड टेस्ट ऑफ लाइम इज फॉल्स, है ना। तो लाइम का एक टेस्ट होता है एसिड टेस्ट, उसके रिगार्डिंग ये सवाल है। कह रहा है कि अ टी स्पून ऑफ पाउडर्ड लाइम इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज poured into it। फॉल्स कह रहा है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड 50% कंसंट्रेशन का होता है। चलो ठीक है, और पढ़ते हैं। कह रहा है कि विगरस इफ्लोरेसेंस एंड लार्ज रेजिडुअल इंडिकेट प्योर लाइमस्टोन। कह रहा है कि विगरस एवरवेसेंस एंड लार्ज रेजिडू इंडिकेट प्योर लाइमस्टोन। विगरस एवरवेसेंस का मतलब होता है, विगरस एवरवेसेंस का मतलब हुआ कि इसमें से तेजी से गैसेस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एंड लार्ज रेजिडू इंडिकेट प्योर लाइमस्टोन, और अगर इसमें जो रेजिडू होगा अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लार्ज रेजिडू, तो वो प्योर लाइम को इंडिकेट करेगा। तो बात गलत हो गई है ना, क्योंकि लाइम एसिड में घुलनशील है, वो घुल जाएगा तो रेजिडू बहुत कम देगा। तो जितना ज़्यादा प्योर होगा उतने ही कम रेजिडू आएगा उसमें, है ना। तो ये बात जो है वो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी यही बात। फिर कह रहा है कि लेस एफरवेसेंस एंड मोर रेजिड्यू इंडिकेट इम्प्योर। लेस मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और रेजिड्यू ज़्यादा होगा और ये इम्प्योर हाइड्रोलिक लाइम को इंडिकेट करेगा। मतलब ये हुआ कि जो लाइम हमारा इम्प्योर होगा, हाइड्रोलिक लाइम होगा, उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होगी तो रेजिड्यू भी ज़्यादा मिलेगा, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर निकलेगा, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बहुत कम है। तो टेस्ट के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में बाहर निकलेगा, है ना। तो ये बात तो सही है फिलहाल। द कंटेंट्स आर स्टेड एंड द टेस्ट ट्यूब इज केप्ट स्टैंडिंग इन इट स्टैंड्स फॉर 24 आवर्स, है ना। कह रहे हैं कि जो टेस्ट ट्यूब है और उसमें जो हमने HCl डाला हुआ है और उसमें जो लाइम डाला हुआ है, इसको डाल करके हम 24 घंटे तक उसको रख देते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये भी बात सही कह रहा है, और इस हिसाब से फिर ये भी बात सही करनी पड़ेगी। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखता है, जबकि इसमें 50% कंसंट्रेशन का HCl रहता है, लेकिन इस स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग सही करेंगे। तो इसके हिसाब से बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हो जाएंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लाइम जो है CaO वो होता है सबसे ज़्यादा, कितना? CO सबसे ज़्यादा होता है लाइम 62 से 67%, और सिलिका होता है 17 से 25%, एल्यूमिना होता है 3 से 8%, और कैल्शियम सल्फेट 2 से 3 या 3 से 4% भी कर सकते हैं। चलिए, कैल्शियम सल्फेट को हमने कर दिया 3 से 4%। आयरन ऑक्साइड होता है 0.5 से 6%, तो आयरन ऑक्साइड 0.5 से 6% का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम इसको चलो अबाउट 4% कर दे रहे हैं। अबाउट कितना परसेंट? अबाउट 4% कर दें। मैग्नीशिया की मात्रा 0.1 से 4%, तो मैग्नीशिया की मात्रा 0.1 से 4% अगर है, तो मैग्नीशिया की मात्रा 0.1 से 4% के हिसाब से तो अबाउट 3% चलो कर दे रहे हैं आप। सल्फर की मात्रा 1 से 3%, सल्फर की मात्रा भी 1 से 3% हो गई। एल्कलीज की मात्रा 0.2 से 1%, तो एल्कलीज की मात्रा भी 0.1 से 2% हो जाएगी। तो यही एक है जिसके साथ हम जा सकते हैं, है ना। अदरवाइज अब देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि लाइम का दूसरा हो गया, ए का दूसरा हो गया, फिर बी का 1 हो गया, ए बी का 1 हो गया, ठीक है। फिर सी का हो गया, सी का 3 से 8% हो गया, सी का 3 से 8%, तो 3 हो गया, सी का 3 हो गया, सी का 3 हो गया। अब अगर मैं ए का 2, बी का 1 और सी का 3 मिलाता हूँ तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन आता है,
और वो आता है ए। तो अगर मैं ए के साथ जाता हूँ तो हमें डी का 7 लेना पड़ेगा। तो डी को हम कहाँ चले गए, डी का अगर हम 7 लेते हैं कैल्शियम सल्फेट तो चलो ठीक है मान सकते हैं। ई का अगर 8 लेते हैं, ई का कितना 8%, तो ई का 8, तो ई का 8 मतलब 3% आयरन ऑक्साइड। हाँ, डी का 7, तो डी का 7 ले लिया 4% कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और ई का 8 ले लिया, ई आयरन ऑक्साइड 8 में क्या है 3% है आयरन ऑक्साइड, चलो ये भी ठीक है ले लेते हैं। एफ का 5, एफ कौन है मैग्नीशिया, और मैग्नीशिया कितना होगा, मैग्नीशिया 5%, 5 कहाँ है 5, ये 1 से 3%, मैग्नीशिया 1 से 3%, चलो ठीक है देखते हैं इसको भी मान सकते हैं। जी का 6 हो गया, इसके हिसाब से जी का छठा, तो जी और 6 कितना होगा सल्फर 0.27%, चलो ठीक है। अब एच का 4, एच कौन सा है एल्कलीस, और 4 कितना 3 से 4%, तो अगर मैं एल्कलीस को 3 से 4% कहूँगा तो ये तो गलत हो जाएगा। सीमेंट में एल्कलीस की मात्रा 3 से 4% होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना, सीमेंट की मात्रा। बाकी सब तो सही है, अगर मैं इसके हिसाब से भी चलूँ तो ये बाकी सब सही है, लेकिन ये वाली बात नहीं है। इसका मतलब कि आंसर जो है कि वो आंसर इनकम्प्लीट है इसका, ठीक है। इसमें मिला दिया हूँ, ऐसे होना चाहिए, जो मुझे लगा कि इस हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर इस हिसाब से भी मिलाते हैं तो यहाँ तक ठीक है काम चलाऊ है, लेकिन ये बात एकदम से गलत हो जा रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक काम चलाऊ है कि ठीक है चलिए, लेकिन ये बात एकदम से गलत हो जा रही है ना। तो इसके आगे चलते हैं। 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बर्निंग ऑफ रोटरी किल्न। रोटरी किल्न में बर्निंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि अ रोटरी किल्न इज फॉर्म्ड, अ रोटरी किल्न कह रहा है कि अ रोटरी किल्न इज फॉर्म्ड ऑफ स्टील ट्यूब्स एंड इट्स डायमीटर जनरली वेरीज फ्रॉम 2.5 मीटर से 3 मीटर तक। कह रहा है कि रोटरी किल्न है जिसका जो ट्यूब्स होता है वो स्टील का होता है, उसके इंटरनल सरफेस पर हम लोग रिफ्रैक्टरी ब्रिक की लाइनिंग करे रहते हैं, और उसका डायमीटर 2.5 से 3 मीटर होता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद स्टेटमेंट 2, इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम 90 मीटर टू 120 मीटर, है ना। इसकी जो लंबाई है वो 90 मीटर से 120 मीटर होती है। इट इज़ लेड एट अ ग्रेडियंट ऑफ अबाउट 1/25 टू 1/30। इसका जो ग्रेडियंट होता है वो 25 में 1 या 30 में 1 होता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। द किल इज सपोर्टेड एट इंटरवल बाई कॉलम ऑफ मशीनरी और कॉन्क्रीट एंड रिफ्रैक्टरी लाइन इज प्रोवाइडेड ऑन द इनसाइड सरफेस ऑफ द ब्रिक। ये भी बात सही कह रहा है कि द किल कि किल्न के इंटरनल सरफेस पर हम लोग लाइनिंग करते हैं और उसके बीच में इंटरमीडिएट सपोर्ट देते हैं, क्योंकि लंबाई बहुत ज़्यादा है तो बीच बीच में रोटरी किल्न में सपोर्ट देने की जरूरत पड़ेगी, है ना। और चौथा कह रहा है द करेक्टेड स्लरी इज इंजेक्टेड एट द लोअर एंड ऑफ किल्न। लोअर एंड नहीं, जो स्लरी होती है उसमें हम लोग, जो किल्न होती है उसमें हम स्लरी को अपर एंड से इंजेक्ट करते हैं, ना कि लोअर एंड से, है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। तो सिर्फ 1, 2 और 3, सिर्फ 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, ठीक है, बाकी गलत है। अब चौथे पे आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सीमेंट टाइप एंड आईएस कोड इज करेक्टली मैच्ड। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट का आईएस कोड आता है आईएस 8043/1991, है ना। लो हीट सीमेंट का ये नहीं होता है, ये पीपीसी का होता है। पोज़ोलाना का ये होगा, उल्टा लिख दिया हुआ है। हाइड्रोफोबिक सीमेंट का ये गलत लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट ए सही है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट और उसका आईएस कोड आईएस 8043। मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच कराना है कि जो डैम प्रूफ कोर्स है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, डैम प्रूफ कोर्स और सीमेंट कॉन्क्रीट रोड अगर बनाना है, डैम प्रूफ कोर्स और सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बनाना है, तो उसमें हम लोग किस तरह के मोटार का यूज़ करेंगे। अगर हमें डैम प्रूफ कोर्स बनाना है या सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड बनानी है तो उसमें हम किस तरह के मोटार का यूज़ करेंगे। तो पहला दिया हुआ है कि सीमेंट मोटार प्रोपोर्शन 1:1 to 1:2। फिर क्या फायर रेजिस्टिंग मोटार, तो फायर से तो संबंध है नहीं। सीमेंट मोटार प्रोपोर्शन 1:2, सीमेंट मोटार 1:2, सीमेंट मोटार 1:2, सीमेंट मोटार प्रोपोर्शन 1:3, कंक्रीट मिक्स 1:2:4। अब ये सवाल थोड़ा इनकम्प्लीट सा है, क्योंकि केवल मोटार से तो कोई कंक्रीट की रोड बनाते नहीं है, और जब भी कंक्रीट की बात करोगे तो केवल मोटार की बात होगी नहीं, है ना। लेकिन अगर उसके हिसाब से अगर हम लेते हैं तो अगर डैम प्रूफ कोर्स है तो इसमें हम लोग थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ
सीमेंट की मात्रा को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, है ना। तो रिच मिक्स कंक्रीट या रिच मिक्स मोटार कह सकते हैं, अगर हम वो प्रोवाइड करते हैं तो उस हिसाब से सीमेंट मोटार को प्रोपोर्शन 1:2 को अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन का ये विचार हो सकता है। बाकी हम देखते हैं और आगे कह रहा है कि जनरल आरसीसी वर्क सच एज लिंटल, पिलर्स, स्लैब, स्टेयर्स ईटीसी। तो इसको बनाने के लिए चूंकि सारा का सारा आरसीसी वर्क है, सॉरी कंक्रीट से संबंधित है, तो उसके लिए हम लोग किसके साथ जाएंगे, है ना। उसके लिए हम लोग सीमेंट मोटार प्रोपोर्शन 1:3, कंक्रीट मिक्स बीइंग 1:2:4, तो इसके साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि मोटार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स, मोटार फॉर लेइंग फायर ब्रिक्स, तो फायर संबंधित होगा। फायर रजिस्टिंग मोटार कंसिस्टिंग ऑफ 1 पार्ट एल्यूमिनस सीमेंट टू 2 पार्ट्स फाइनली क्रश्ड पाउडर ऑफ फायर ब्रिक्स। ये दोनों ही चीजें एल्यूमिनस सीमेंट और जो फाइनली क्रश्ड पाउडर ऑफ फायर ब्रिक्स है, ये दोनों ही फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देंगे। तो मोटार ऑफ लेइंग फायर ब्रिक्स के केस में हम लोग दूसरे के साथ जा सकते हैं। पॉइंटिंग वर्क है, पॉइंटिंग वर्क के लिए हम लोग थोड़ा ये भी रिच कंक्रीट होगा, तो पॉइंटिंग वर्क के लिए हम लोग सीमेंट मोटार प्रोपोर्शन 1:1 या 1:2 के साथ जा सकते हैं। थिन जॉइंट्स इन ब्रिक, इसके लिए हम लोग लाइम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि थिक जॉइंट में प्योर लाइम का यूज नहीं करते हैं ना, तो उसके लिए हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं या सीमेंट का यूज करते हैं। तो लाइम मोटार प्रोपोर्शन 1:3, तो इसके लिए हम लोग थिन जॉइंट्स में इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम ऑप्शन बनाना चाहें तो ए का तीसरा हो सकता है, ए का तीसरा, और बी का चौथा, बी का चौथा, सी का कितना है, सी का पहला है, नहीं सी का दूसरा है, सॉरी सी का दूसरा है, सी का दूसरा है, ठीक है। डी का पहला है और ई का पांचवा है, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट है हम लोगों का, ऑप्शन ए इज करेक्ट है ना। अब करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू एंड नेचर ऑफ स्टोन, है ना। तो जो एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू है वो उसकी टफनेस को पता करने के लिए हम लोग करते हैं, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एग्रीगेट लेते हैं और उसको इम्पैक्ट टेस्टिंग उसकी करते हैं, और एक सीव की साइज से उसको सीविंग करते हैं, और जो भी पार्टिकल्स पास हो जाते हैं उनका परसेंटेज निकालते हैं। अब स्वाभाविक बात है कि जो एग्रीगेट बढ़िया होगा, जिसका इम्पैक्ट रेजिस्टेंस अच्छा होगा, वो कम से कम टूटेगा, है ना, तो उसका जो एब्रेजन वैल्यू होगा वो कम से कम होगा। तो कह रहा कि इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, सॉरी इम्पैक्ट वैल्यू, इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज लेस देन 10%, अगर 10% से कम है, द स्टोन इज कंसीडर्ड एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग। अगर इम्पैक्ट वैल्यू का मान 10%, जितना कम आएगा उतना अच्छा है, तो अगर 10% से कम है तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है ना, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अत्यधिक मजबूत है ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लाइज बिटवीन 10% to 20%, द स्टोन इज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्ग, तो उसे भी स्ट्रॉन्ग माना जा सकता है ना। लेकिन 20% ज्यादा हो गया, इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लाइज बिटवीन 20% और 30%, द स्टोन इज कंसीडर्ड वीक फॉर रोड सरफेसिंग, है ना, तो वीक माना जाएगा, बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज मोर देन 30%, द स्टोन इज कंसीडर्ड सेटिस्फैक्टरी फॉर रोड, नहीं सेटिस्फैक्टरी रोड के लिए इसको नहीं मानेंगे। और इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लाइज बिटवीन 20% to 30%, द स्टोन इज कंसीडर्ड वीक फॉर रोड सरफेसिंग, इसको वीक नहीं कह सकते बल्कि मीडियम बोल सकते हैं, है ना। इसको वीक कहना सही नहीं है, इसको बोल सकते हैं हम लोग कि मीडियम है, नहीं, इसको मीडियम कहना उचित रहेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही लग रहा है, जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी हम लोग को सही लग रहा है ना। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है उसको क्या कह रहा है कि 20 से 30% है, द स्टोन इज कंसिडर्ड वीक फॉर रोड सरफेसिंग, तो वीक ही कहेंगे, है ना। 10% से कम है तो और अच्छा है, 10 से 20% है तो थोड़ा सा मतलब मान सकते हैं कि अच्छा है, और अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए उसको वीक मानेंगे, है ना। तो इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू लाइज बिटवीन 20% और 30%, द स्टोन इज कंसिडर्ड वीक फॉर रोड सरफेसिंग, इसका मतलब कि इसको भी वीक मानेंगे, है ना, इसको भी वीक मानेंगे, ठीक। और इफ द एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज मोर देन 30%, द स्टोन इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्टरी, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट को सही करें, 1, 2, 3 है ऑप्शन में, 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 को हम लोग सही करें। इसके बाद करेगा असर्शन और रीजन, करेगा द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर इज अ स्किल्ड आर्ट एंड इट शुड बी कैरिड आउट इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ यूजफुल टिम्बर।
द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर इज ए स्किल्ड आर्ट। टिम्बर को चीरना एक स्किल्ड आर्ट है। इट शुड बी कैरिड आउट इन सच अ वे दैट देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ यूजफुल टिम्बर। इसको करते समय यानी कन्वर्जन करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि टिम्बर का वेस्टेज कम से कम हो। तो ये बात बिल्कुल सही बात है। रीजन कह रहा है कि टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस द सॉ कट शुड बी मेड टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग। नहीं, टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स नहीं होना चाहिए अगर आपको स्ट्रॉन्ग टिम्बर प्राप्त करना है तो। एंड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ मेडुलरी रेस। और मेडुलरी रेस के पैरेलल दोनों कैसे हो सकता है? अगर एनुअल रिंग का टेंजेंशियल है तो मेडुलरी रेस के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। फिलहाल स्ट्रॉन्ग टिम्बर प्राप्त करने के लिए मेडुलरी रेस के पैरेलल कट मतलब उसके पैरेलल कट होना चाहिए, एनुअल रिंग के टेंजेंशियल नहीं होना चाहिए, नॉट टेंजेंशियल टू द एनुअल रिंग्स, है ना। तो ये बात गलत हो जाएगी और ये बात सही। ए सही है और बी गलत है। असर्शन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट और आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी। आप कह रहा है कि ब्लू स्ट्रेन टिम्बर में होने वाले डिफेक्ट्स हैं। तो ब्लू स्ट्रेन में ब्लू कलर के फंगी डिपॉजिट आ जाते हैं टिम्बर के सरफेस पर, है ना। तो टिम्बर बिकम्स हॉलो एंड गिव्स हॉलो साउंड। एक ऐसा डिफेक्ट जिसमें टिम्बर अंदर से खोखला हो जाए और उसको अगर हैमर से स्ट्रक करे तो उसमें हॉलो साउंड डेवलप हो, तो इस डिफेक्ट को हम लोग हर्ट शेक कहते हैं। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? हर्ट रॉट कहते हैं इसको, हर्ट रॉट, इसको कहते हैं हर्ट रॉट, है ना। फिर कह रहा है कि सैप ऑफ वुड बिकम्स ब्लूइश ड्यू टू फंगी। अगर वुड का जो सैप है वो फंगी के प्रभाव की वजह से ब्लूइश हो जा रहा है तो उसको हम लोग ब्लू स्ट्रेन कहेंगे, उसको कहेंगे ब्लू स्ट्रेन। फिर कह रहा है कि फंगी रिमूव सेलुलोज कंपाउंड्स एंड वुड टर्न्स ब्राउन। तो ब्राउन रॉट हो जाएगा, है ना, तो ब्राउन रॉट हो जाएगा। और हर्ट रॉट जो है वो हर्ट रॉट क्या कह रहा है कि वुड इज कन्वर्टेड इनटू ड्राई पाउडर फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? हर्ट रॉट हो जाएगा। तो पहले का दूसरा और इसका तीसरा, सी का पहला ना, तो ऑप्शन सी का पहला, और भी ऑप्शन होंगे ना। तो ए का दूसरा हो गया और बी का तीसरा हो गया और सी का आ गया ड्राई रॉट ना। तो सी का कौन सा हो गया? सी का हो जाएगा डी ना, सी का हो जाएगा चौथा, तो सी का हो जाएगा चौथा, सी का चौथा और डी का दूसरा और डी का दूसरा, तो ऑप्शन डी। फिर से एक बार मिला ले, ए का पहला नहीं, ए का दूसरा है ना, ए का दूसरा ब्राउन रॉट, बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। हाँ, ऑप्शन ए, ये नहीं, ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि डेड नॉट, डिकेड नॉट, लाइव नॉट और टाइट नॉट। पहला कह रहा है कि इंडिकेट्स प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ लाइव नॉट। कह रहा है कि लाइव नॉट का प्रिलिमिनरी स्टेज होता है कौन सा, है ना, लाइव नॉट का प्रिलिमिनरी स्टेज कौन सा होता है। और पढ़ते हैं, कह रहा है कि फाइबर्स आर फर्मली हेल्ड इन द सराउंडिंग वुड। फाइबर्स आर फर्मली हेल्ड इन द सराउंडिंग वुड, ये होता है लाइव नॉट में, है ना, ये होता है लाइव नॉट में कि जो सराउंडिंग टिम्बर्स होते हैं वो फर्मली क्या होते हैं? होल्ड होते हैं। फिर कह रहा है कि नॉट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग एट राइट एंगल्स टू इट्स लॉन्ग एक्सिस। जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी ये, और इस पर अगर परपेंडिकुलर कट ऐसे लगा रहे हैं तो नॉट इज ऑब्टेन्ड बाय कटिंग एट राइट एंगल्स टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो नॉट जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के राइट एंगल पर कट करने पर प्राप्त होता है। कौन सा? टाइट नॉट। और इसके बाद कह रहा है कि इंटरकनेक्टेड विद सराउंडिंग फाइबर्स बट कैन बी सेपरेटेड इजिली, डेड नॉट, इसको कहते हैं हम लोग डेड नॉट। अब बचा कौन सा नॉट? डिकेड नॉट। तो इंडिकेट प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ लाइव नॉट, तो डिकेड नॉट, है ना। लाइव नॉट का जो प्राथमिक स्टेज होता है वो डिकेड नॉट, तो उस हिसाब से मिलाएंगे। तो डेड नॉट हो गया 4, तो ए का चौथा और बी का पहला
और लाइव नॉट सी का दूसरा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, फिर डी का तीसरा, तो ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर बोर्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर बोर्ड? जब फाइबर बोर्ड हम बना रहे हैं, फाइबर बोर्ड एक इंडस्ट्रियल बोर्ड है, इंडस्ट्रियल टिम्बर का, तो कह रहा है कि फाइबर बोर्ड के निर्माण में सबसे पहले क्या करते हैं? कह रहा है कि स्टीम इज एडमिटेड इनटू द वेसल, ये तो पहले नहीं करेंगे। प्रेशर इज सडनली इंक्रीज टू इतना, पहले प्रेशर भी नहीं लगाएंगे। पीसेज ऑफ वुड, केन और अदर वेजिटेबल फाइबर्स एंड चिपिंग्स आर कलेक्टेड, ये बात सही है कि जो छोटे छोटे वुड्स होंगे, जो केन होंगे और जो छोटे छोटे वेजिटेबल फाइबर्स होंगे, जो चिप्स होंगे, इन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर उनको दो विनियर्स के बीच में रखेंगे, इसके बाद फिर प्रेशर लगाएंगे, फिर उसको बनाएंगे। तो जो सबसे पहला काम करेंगे वो यही करेंगे, है ना, कि पीसेस ऑफ वुड, केन और अदर वेजिटेबल फाइबर्स एंड चिपिंग्स आर कलेक्टेड, सबसे पहले इसको कलेक्ट करेंगे। वही पूछ रहा है कि सबसे पहले क्या करोगे, तो आपने वो देखा कि सबसे पहले पीसेस कलेक्ट करेंगे, है ना। फिर कह रहा है कि विच वुड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड टफ एंड इज यूज्ड इन रेलवे स्लीपर्स एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन, तो बैम्बू का तो यूज नहीं करेंगे बिल्कुल। ओक का चलो विचार करते हैं। गुआवा का तो इतना बड़ा पेड़ नहीं होता, इतना बड़ा लकड़ी नहीं है, टेढ़े मेढ़ा, तो इसका यूज करेंगे नहीं। ऑल ऑफ द अबव तो करेंगे नहीं, तो फिर ओक बचा। तो ओक का हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पे? रेलवे स्लीपर्स और ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में, ऑप्शन के हिसाब से। अब कह रहे हैं इन अ पेंट सैंपल द वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट इज 28 लीटर्स एंड वॉल्यूम ऑफ कैरियर इज 42 लीटर्स, डिटरमाइन द PVCN। PVCN मतलब पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर से हम लोग पेंट की चमक पता करते हैं। पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है, जो पेंट की चमक होती है वो कम होती जाती है, ठीक है ना। ग्लॉसी फॉर्मूला ये होता है PVCN निकालने का। तो V1 हो गया वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट, और ये V1 वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट, और V2 हो गया जो इसमें कैरियर है, जो व्हीकल्स है, जो इसमें नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है ना। तो दोनों का मान दिया हुआ है, V1 का मान दिया हुआ है 28 अपॉन V1 28 प्लस 42, तो अगर ये हो जाएगा तो 28 अपॉन कितना हो जाएगा? 4 2 6 7 हो गया, और अगर परसेंटेज में है तो इंटू 100, तो एक से कट गया, 7 चौक 28, तो ये गया 40, तो 40 PVCN नंबर हो जाएगा इसका, डेटा जो दिया हो उसके हिसाब से PVCN नंबर 40। अब कह रहा है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग पेंट्स। कह रहा है कि कोलाइडल पेंट में, कोलाइडल पेंट एक तरह का पेंट है जिसको वाटर में एक तरह से कोलाइडल पेंट में कोई इनर्ट मटेरियल नहीं मिलाया जाता और यह सरफेस के भीतर पेनिट्रेट कर सकता है। कोलाइडल पेंट कंटेन्स नो इनर्ट मटेरियल एंड कैन पेनिट्रेट इनटू द सरफेस। कोलाइडल पेंट एक ऐसा पेंट है जिसके पार्टिकल्स बहुत सूक्ष्म होते हैं, इसमें कोई और एडिशनल मटेरियल्स नहीं मिलाए जाते हैं, और इसमें कैपेबिलिटी होती है सरफेस के बहुत अंदर तक पेनिट्रेट करने की। ये प्रॉपर्टी है कोलाइडल पेंट्स की, है ना, ये प्रॉपर्टी है कोलाइडल पेंट्स की, तो ये सही है। फिर कह रहा है कि इमल्शन पेंट, है ना, इमल्शन पेंट ड्राइज क्विकली, इमल्शन पेंट जल्दी सूख जाता, हैज़ नो ऑर्डर, उसमें कोई गंध नहीं होता, एंड कैन बी क्लीन्ड विद वाटर, बिल्कुल सही है। इमल्शन पेंट सूख जाएगा, उसमें गंध बहुत ऐसा नहीं है, और उसको चाहे तो पानी से हम लोग सूखने के बाद धुल भी सकते हैं ना। जैसा अगर हम पेंट कर दिए और सूख गया और उसमें अगर कोई इस तरह की धब्बा वगैरह आ गया है कोई, तो हम चाहे तो उसको पानी से या किसी कपड़े से भिगा करके उसको धुल भी सकते हैं। तो ये इमल्शन पेंट का प्रॉपर्टी है। फिर कह रहा है कि इनेबल पेंट्स एसिड, इनेबल पेंट एसिड, एल्कलीज, फ्यूम्स, हॉट एंड कोल्ड वाटर, स्टीम इत्यादि से प्रभावित नहीं, बिल्कुल सही बात है। इनेबल पेंट एक बहुत बढ़िया प्रकार का पेंट है और ये एसिड, एल्कलीज और फ्यूम से बहुत प्रभावित नहीं होता है। फिर कह रहा है ग्रेफाइट पेंट मेनली, ग्रेफाइट पेंट इज मेनली यूज्ड ऑन डेकोरेटिव वुडन सरफेस, ऐसा नहीं है, ग्रेफाइट पेंट का यूज हम लोग डेकोरेटिव वुडन सरफेस के लिए नहीं करते हैं। तो क्या पूछा है सवाल में कि कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को बताना है, ठीक है। तो असत्य कथन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा? ये तीनों सही है और यही वाला गलत, ठीक है। ग्रेफाइट पेंट डेकोरेटिव में इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद आ गया कि जब पेंट सरफेस पर छोटे छोटे बबल्स पेंट फिल्म के नीचे दब जाते हैं तो इस डिफेक्ट को हम लोग ब्लिस्टरिंग कहते हैं, है ना। फेडिंग में कलर फेड हो जाता है,
प्लैकिंग में लेयर्स बन के पेंट की लेयर निकलने लगती है, और रनिंग में पेंट रन करने लगता है, फ्लो करने लगता है, बहने लगता है आंसू के रूप में, है ना। तो उसके हिसाब से बी। फिर कह रहा है कि मैच कराना है। सिग्निफिकेशन स्पेसिफिकेशन फॉर कोल tar ब्लैक पेंट, पेंटिंग ऑफ फेरस मेटल इन बिल्डिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिस्टेम्पर, ड्राई कलर एज रिक्वायर्ड, है ना। तो इसका IS 290 इसका तो कोल tar से संबंध है, इस कोड का कोल tar से संबंधित चीज कहाँ पे है, कोल tar से संबंधित चीज पेंटिंग ऑफ नॉन फेरस मेटल इन बिल्डिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट पेंट कलर, स्पेसिफिक डिस्टेम्पर, पेंटिंग फेरस मेटल, स्पेसिफिकेशन ऑफ कोल tar ब्लैक पेंट, है ना। तो इसका जो संबंध है वो स्पेसिफिकेशन फॉर कोल tar ब्लैक पेंट। इस IS कोड में कोल tar ब्लैक पेंट के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताया गया है ना। और फिर आगे IS 427 में डिस्टेम्पर के बारे में बताया गया है। तो डिस्टेम्पर कहाँ है इसमें, स्पेसिफिकेशन फॉर डिस्टेम्पर ड्राई कलर एज रिक्वायर्ड, है ना। तो इस कोड में डिस्टेम्पर के बारे में बताया गया है। और IS 428 इसमें कलर्ड सीमेंट या वाइट सीमेंट के बारे में बताइए, स्पेसिफिकेशन फॉर सीमेंट पेंट कलर्ड एज रिक्वायर्ड। तो ये हो गया। अब इतने से अगर मैच कराना चाहें तो A का तीसरा हो जाएगा, A का तीसरा, है ना, और B का चौथा, A का तीसरा B का चौथा, C का पहला, A का तीसरा B का चौथा, C का पहला, D का दूसरा E का पांचवा, D का दूसरा हो जाएगा, D का दूसरा। यानी IS 1477 में पेंटिंग ऑफ फेरस मेटल इन बिल्डिंग, फेरस मेटल पर पेंटिंग के बारे में इस कोड में बताया गया है। और नॉन फेरस मेटल के बारे में 25-24 में बताया गया है, यानी E का 5। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट। आपको याद ही करना है कि कौन सा कोड जो है किस चीज़ को रेफर करता है। करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग IS कोड रिलेटेड टू बिल्डिंग स्टोन। IS 1121 में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है पार्ट 1 में। फिर IS 112 इसमें ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है। IS 1121 पार्ट 4 इसमें शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बताया गया है ना। तो डील्स विद शेयर स्ट्रेंथ, ये भी सही है। 2 में क्या कह रहा है, डील्स विद ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, ये भी सही है। कह रहा है डील्स विद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये भी सही है। पूछ कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सारा ही करेक्ट है, 1 2 3 तीनों ही करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। अब इसका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट मिक्सचर ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म एलॉय। एक एलॉय बनाना है तो स्टील इज कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन, सही बात है। स्टील जो है वो आयरन और कार्बन का क्या है, एक एलॉय है, ठीक है। स्टील इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड आयरन, कार्बन एंड आयरन, ठीक है। पूछा क्या इसमें, इस फॉल्स पूछा है, फॉल्स। तो ब्रास भी कॉम्बिनेशन है किसका, कॉपर और जिंक का, ये भी ठीक है। ब्रॉन्ज भी है कॉपर और टीन का। स्टील है आयरन और कार्बन का। शोल्डर यानी जो जिससे शोल्डरिंग करते हैं हम लोग वेल्डिंग में, इस कॉम्बिनेशन ऑफ लेड एंड कॉपर, नहीं, ये लेड और कॉपर का एलॉय नहीं है, ठीक है। ये लेड और टीन से बन सकता है, यहाँ लेड और अगर टीन होता तो ये बात सही हो जाती, तो ये बात क्या हो गई, गलत। अब कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग डिफेक्ट्स एंड फीचर्स विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शंस। नॉट क्या है, नॉट तो एक करके, वाइट स्पॉट आर फॉर्म्ड ऑन द टॉप सर्फेस ऑफ वुड। वाइट स्पॉट फॉर्म हो सकता है, ड्रक्सीनेस में वाइट स्पॉट फॉर्म हो सकता है। इट इज द सॉफ्ट टिश्यू और स्किन विच कवर द वुंड ऑफ द ट्री। इसमें कैल्शियम, ये कैलेस, जो कैलेस है, कैलेस, ये कैलेस हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है दीज आर द, तीसरा, दीज आर द बेस ऑफ ब्रांचेस, दीज आर द
base of branches which are broken or cut from the tree. तो शाखाओं को काटने के बाद बेस पर जो डार्क कलर के निशान पड़ जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉट. तो नॉट का संबंध इससे हो जाएगा. फिर कह रहा है कि इट इज कॉज्ड बाय विंड टर्निंग द ट्रंक ऑफ अ यंग ट्री. एक यंग ट्री में विंड की वजह से टर्निंग हो जाती है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसकी वजह से ट्विस्टिंग हो जाती है. तो ट्विस्टेड फाइबर्स, इसकी वजह से ट्विस्टेड फाइबर्स हो जाएंगे. इट इज ड्यू टू क्रशिंग ऑफ फाइबर्स रनिंग ट्रांसवर्सली ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ द ट्री ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड एंड अनस्किल्ड फेलिंग रिजल्टिंग इन डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फाइबर्स. तो इसमें अपसेट्स हो सकता है, इसमें हो सकता है अपसेट्स. फिर कह रहा है इट इज अ साइन ऑफ डीके अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ येलो और रेड टिंग ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड लैक ऑफ वेंटिलेशन. छठा, तो ये फॉक्सीनेस को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा फॉक्सीनेस, है ना. कह रहा है कि बर्ल इज द ग्रोथ ऑफ ट्री इन विच द ग्रेन हैज ग्रोन इन रेगुलर प्रोजेक्शन ऑफ द टिम्बर बॉडी फॉर्म्ड व्हेन द ट्री रिसीव्स शॉक और इंजरी इन यंग एज. अगर पेड़ के यंग एज में कोई शॉक या इंजरी आ जाता है तो पेड़ की ग्रोथ ही रेगुलर हो जाती है और उसके सरफेस पर प्रोजेक्शंस आने लगते हैं. इस दोष को हम लोग कहते हैं बर्ल. अब इसको मिलाना है सबसे बड़ी बात. तो ए को तीसरा, ए का नॉट का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा, ए का तीसरा 3 में है, ए का तीसरा, फिर बी का, फिर बी का छठा, बी का छठा भी है 2 में, ठीक है. फिर बी के बाद सी का, सी का हो गया 7वां, सी का 7वां भी दोनों में है. डी से क्लियर हो जाएगा. डी कैलेस है तो दूसरा, डी का दूसरा, डी का दूसरा जिसमें होगा वही सही हो जाएगा. अब ई का 1, तो ई का 1 हो गया. एफ का 4, तो एफ का 4 हो गया. फिर जी का 5, तो जी का 5 हो गया. तो ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. करेक्ट. डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ प्लाईवुड. प्लाईवुड की विड्थ से नहीं, लेंथ से भी नहीं, एरिया से भी नहीं, नंबर ऑफ लेयर्स. प्लाईवुड को डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ प्लाईवुड बोर्ड. प्लाईवुड की बोर्ड को जो है वो नंबर ऑफ लेयर्स के आधार पर क्या करते हैं, पता करते हैं. अब करें एज पर ISO 1489 पार्ट 1 द फ्लाई ऐश कंटेंट इन द पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट PPC शैल बी IS 14489 पार्ट 1 के अनुसार पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में फ्लाई ऐश की मात्रा कितनी होती है, 15 से 35%. 15 से 35%, 15 से 35%. कोड के हिसाब से PPC सीमेंट में पोज़ोलाना की मात्रा 15 से 35%. कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, है ना, रिगार्डिंग फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट. तो कह रहा है कि फाइनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू चेक द प्रॉपर ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट. फाइनेस टेस्ट पता करने के लिए करते हैं ताकि प्रॉपर ग्राइंडिंग हुई है कि नहीं. बिल्कुल बात सही है. कह रहा है कि इन सीविंग टेस्ट 100 ग्राम सीमेंट सैंपल इज पास्ड कॉन्टिन्यूसली फॉर 15 मिनट्स थ्रू स्टैंडर्ड BIS सीव नंबर 9. बिल्कुल सही बात है. इसमें 100 ग्राम सीमेंट लेते हैं, उसको 15 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली सीव करते हैं और देखते हैं कि कितना रेजिड्यू आ रहा है. फिर स्टेटमेंट 3 कह रहा है कि एयर परमिलिटी मेथड इज यूज टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट पार्टिकल्स. ठीक बात कह रहा है कि जो एयर परमिलिटी मेथड है उसका यूज़ हम लोग सीमेंट के पार्टिकल्स का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कैलकुलेट करने के लिए करते हैं, ये सही है. फिर चौथा कह रहा है कि वैगनर टर्बिडोमीटर टेस्ट मेजर्स द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट. नहीं, ये भी फाइनेस को मेजर करता है. तो चौथा स्टेटमेंट गलत है. तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 4 इज इनकरेक्ट. तो ए स्टेटमेंट 4 इज करना. द मेजर सीमेंट ऑक्साइड क्या हो जाएगा, इसमें सबसे ज़्यादा लाइम होगा, फिर सिलिका होगा, सबसे ज़्यादा लाइम होगा, फिर सिलिका होगा. लाइम और सिलिका की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी. द मेजर सीमेंट ऑक्साइड्स लाइम और सिलिका, सबसे ज़्यादा इन्हीं की मात्रा होगी. 50 से 60, 60 से 65% और 70 से 25%. विच टाइप ऑफ लाइम इज ऑलमोस्ट प्योर लाइमस्टोन बाई कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन. तो प्योर लाइमस्टोन कौन सा है, तो प्योर लाइम सबसे ज़्यादा तो शेल लाइम है, लेकिन और आगे पढ़ते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लाइम सैंड मोटार फॉर सुपर स्ट्रक्चर, लाइम सुर्खी मोटार फॉर सब स्ट्रक्चर एंड लाइम टेरेस एंड फ्लोरिंग. देखो, चूंकि प्योर लाइम की भी बात किया हुआ है ना, तो प्योर लाइम में तो 2 ही आए, एक स्टोन लाइम है और एक शेल लाइम है. शेल लाइम में लाइम की मात्रा 95 से 100% होती है लाइम की मात्रा,
और इसमें लगभग 90 से 95% तक प्योर लाइम की मात्रा होती है ना। यानी इसमें ये है तो प्योर लाइम, ये भी स्टोन लाइम भी, लेकिन इसमें कुछ अशुद्धियाँ भी है। शेल लाइम बिल्कुल ही प्योर लाइम है ना। तो जो भी मोटार वगैरह हम लोग बनाते हैं, हम चाहते हैं कि थोड़ी बहुत उसमें इम्प्योरिटीज़ हों। तो अगर ये प्योर लाइम की भी बात कर रहा है और एक ऐसे प्योर लाइम की बात कर रहा है जिसका हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर फिर हम लोग स्टोन लाइम का यूज़ करेंगे। स्टोन लाइम एक ऐसा लाइम है जो वातावरण में पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, और उसको जला करके हम प्योर लाइम प्राप्त करते हैं, उसको हम लोग स्टोन लाइम बोल रहे हैं। बाकी है ये दोनों ही फैट लाइम, ठीक है। करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक मटेरियल्स आर नोन एज थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक में आ जाएगा थर्मोप्लास्टिक हमारा, है ना। थर्मोप्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाता है और फिर ठंडा कर देते हैं तो हार्ड हो जाता है। लेकिन एक होता थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो उसको क्या होता है कि एक बार हम लोग गर्म कर देते हैं तो गर्म करने के बाद वो हार्ड हो जाता है और फिर से वो परमानेंट हो जाता है हार्ड, फिर वो सॉफ्ट या इस तरह का चीज़ें उसमें नहीं हो पाती है ना। तो चूंकि इसमें पूछा थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक, तो वो है थर्मोप्लास्टिक। फिर पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल्स। एसिड रिफ्रैक्टरी कंसिस्ट मेनली ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स सच एज मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट। नहीं, एसिड में कंबाइन रेडियली विद बेस, एसिड बेस से रिएक्शन कर सकता है। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सिलिका, उसमें सिलिका की मात्रा, क्वार्ट्ज, सैंड, गैनिस्टर एंड सिलिका, ये हो गया। तो एसिड रिफ्रैक्टरी ब्रिक का संबंध इससे है। बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक क्या करेगा? बेसिक रिफ्रैक्टरी ब्रिक में कंसिस्ट मेनली ऑफ बेसिक ऑक्साइड सच एज मैग्नेसाइट एंड डोलोमाइट। ठीक बात है, बेसिक में यही होते हैं। इसके बाद न्यूट्रल में क्या होते हैं? डो नॉट कंबाइन विद आइदर एसिडिक और बेसिक। ये एसिड और बेसिक दोनों से क्रिया नहीं करता है, क्योंकि जो भी क्रिया कर लेगा एसिड से या बेसिक से, तो इसका मतलब हुआ कि भट्टी रिफॉर्म होने लगेगी, है ना। तो अगर एसिड है तो उसमें एसिड के प्रभाव सहने की क्षमता है, और अगर बेसिक है तो उसमें बेस के प्रभाव को सहने की क्षमता है, और न्यूट्रल है तो दोनों के प्रभाव को सहने की क्षमता है, यानी दोनों में से किसी के साथ वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो ए बी सी आ गया, अगर मैं मिलाऊं तो ए का तीसरा हो जाएगा और बी का हो जाएगा पहला, तो ए का तीसरा, बी का पहला, ए और सी का दूसरा ही बचेगा। अब इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ गुड ब्रिक। कलर शुड बी यूनिफॉर्म, बिल्कुल कलर शुड बी यूनिफॉर्म एंड ब्राइट। जो कलर होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और ब्राइट होना चाहिए। ब्रिक शुड हैव शार्प एंड ट्रू राइट एंगल कॉर्नर्स, बिल्कुल बिल्कुल ईंट एकदम शार्प होनी चाहिए और राइट एंगल कॉर्नर्स भी होना चाहिए हर जगह, है ना। फिर कह रहा है ब्रिक शुड बी ऑफ नॉन स्टैंडर्ड साइज। नहीं, स्टैंडर्ड साइज की बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड साइज की होनी चाहिए। क्या करेगा? नॉन स्टैंडर्ड साइज, ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड साइज की रहेगी तो की फॉर्म करने में या दीवार को देखने में अच्छा लगेगा। ब्रिक शुड पॉजेस फाइन डेंस एंड यूनिफॉर्म टेक्सचर, बिल्कुल सही बात है। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है और इसी गलत है। पूछा क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो सी रिक्वायर्ड नहीं है। स्टडी द फॉलोइंग फिगर शोइंग मैसनरी टूल्स एंड आइडेंटिफाइंग द टूल्स यूजिंग द लेइंग मोटार वाइल कंस्ट्रक्टिंग ब्रिक मैसनरी। कह रहा है कि इसमें से किस टूल का यूज हम लोग मोटार को उठाने के लिए करते हैं जब हम मैसनरी कर रहे होते हैं? तो ये ट्रॉवेल का यूज करते हैं। क्यों? ट्रॉवेल का यूज करते हैं हम लोग करने के रूप में, मसाले वगैरह को उठाने के लिए, चिनाई के लिए। ठीक है। फिर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इफ्लोरेसेंस। इफ्लोरेसेंस इज अ रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। इफ्लोरेसेंस इज अ रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। फिर कह रहा है कि सॉल्ट्स इनसाइड द स्ट्रक्चर में रिएक्ट विद अदर स्ट्रक्चरल मटेरियल एंड ग्रेजुअली डैमेज देम। ठीक है। इफ्लोरेसेंस इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ डैम्पनेस। नहीं, बेनिफिशियल तो बिल्कुल नहीं है। इग्नोरिंग इफ्लोरेसेंस कैन लीड द स्ट्रक्चर डैमेज और मोल्ड फॉर्मेशन, फफूंद वगैरह का फॉर्मेशन होने लगती है ना, तो ये भी बात कैन लीड द स्ट्रक्चरल डैमेज और मोल्ड फॉर्मेशन। हाँ, ये भी बात सही है। ये भी बात सही है। फ्लोरेसेंस इज रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। सॉल्ट्स प्रेजेंट होने की वजह से होता है। फ्लोरेसेंस इज रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर। तो 2 और 4 ये तो सही है। स्टेटमेंट 2 and 4 आर करेक्ट। 2 and 4 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 to 4 हाँ ठीक है, 1 to 4 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ए को सही करेंगे और इसको भी मानेंगे,
क्योंकि केवल अकेला सॉल्ट क्या करेगा, नमी भी चाहिए उसके लिए, तो इसको भी सही करेंगे, है ना। तो 1, 2 और 4 आर करेक्ट और 3 इज फॉल्स, ठीक। अब ये कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ वार्निश एंड देयर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यूजेस। तो स्प्लिट वार्निश यहाँ से पढ़ने से क्लियर हो जाएगा कि सब इसमें से कोई ना कोई वर्ड आना चाहिए इसमें। तो यूज्ड ओवर शॉप फैब्रिकेटेड स्टील वर्क्स, शॉप फैब्रिकेटेड स्टील वर्क्स के ऊपर यूज किया जाता है। और मेड बाई कैसे बना हुआ है, डिसॉल्विंग मेल्टेड हार्ड एस्फॉल्ट, है ना, पिघला हुआ एस्फॉल्ट मिलाया गया है किसमें, लिंसीड ऑयल में विद थिनर, थिनर के साथ। तो इसको कहते हैं एस्फॉल्ट वार्निश, इसको क्या कहेंगे, एस्फॉल्ट वार्निश। कह रहा है कि गिव्स अ स्टिकी इफेक्ट इन वार्म वेदर, जो गर्म मौसम होगा उसमें स्टिकी इफेक्ट आ जाएगा, चिपचिपा होने लगेगा। और यूज ऑन स्पेयर एंड अदर पार्ट्स ऑफ शिप, शिप के स्पेयर पार्ट्स को वार्निश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं स्पेयर वार्निश। फिर कह रहा है कि शेलॉक एक रेजिनस मटेरियल है, डिसॉल्व्ड इन हॉट वाटर एंड अमोनिया, बोरेक्स, सोडा, पोटाश एडेड, यूज्ड फॉर वार्निशिंग मैप एंड पिक्चर्स, है ना। वाटर में तो वाटर वार्निश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाटर वार्निश। अब आगे रेजिन्स ऑफ सॉफ्ट वैरायटी सच एज लैक और शेलक डिसॉल्व्ड इन स्पिरिट, स्पिरिट में डिसॉल्व हो गया, ड्राई क्विकली बट इन लेस ड्यूरेबल, तो ये स्पिरिट वार्निश हो जाएगा। ये कौन सा वार्निश, स्पिरिट वार्निश हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि पांचवा वाटर वार्निश हो गया। अब कौन बचा, प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वैक्स, मेटेलिक सोप और फाइनली डिवाइडेड सिलिका टू वार्निश टू गिव अ डल अपीयरेंस ऑब्लिक वार्निश, ठीक है, अपीयरेंस, डल अपीयरेंस बस। तो इसमें क्या हो जाएगा, वैक्स, तो वैक्स वार्निश। तो वैक्स में कौन सा है, फ्लैट वार्निश, फ्लैट वार्निश जिसमें वैक्स का यूज करते हैं। अब मिला देंगे, मिला देंगे तो क्या मिलाएंगे, पहले का चौथा मिला देंगे, पहले का चौथा। फिर बी से क्लियर हो जाएगा, स्पेयर वार्निश दूसरा, बी का दूसरा, पहले का चौथा, बी का दूसरा, ये ऑप्शन हो जाएगा। सी का पांचवा मिलाते हैं, सी का पांचवा मिला दिया, डी का पहला मिलाते हैं, डी का पहला मिला दिया, ई का तीसरा, ई का तीसरा मिला दिया। 40 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटी कोरोसिव पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट के रिगार्डिंग बताना है। स्टेटमेंट कह रहा है कि एंटी कोरोसिव पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट जो पेंट होता है जिसमें कोरोजन को रोकने की क्षमता होती है, essentially consist of oil and a strong dryer and pigments such as chromium oxide, red lead and zinc chrome may be added to it। जो एंटी कोरोसिव पेंट होता है उसमें ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसमें कोरोजन को रजिस्ट करने की क्षमता हो। तो क्रोमियम ऑक्साइड ऐसा है, रेड लेड भी वैसा है और जिंक क्रोमेट भी ऐसा है। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये बात एंटी कोरोसिव पेंट के लिए सही है। फिर कह रहा दूसरा कह रहा कि वन एडवांटेज ऑफ एंटी कोरोसिव पेंट इज दैट इट अपीयरेंस इज ब्राइट वाइट। कह रहा है कि ब्राइट वाइट इसका कलर होगा, जबकि ऐसा नहीं है। जिस तरह का कलरिंग, जिस तरह का ये मटेरियल होगा, क्रोमियम ऑक्साइड होगा तो अलग कलर होगा, रेड लेड होगा तो अलग कलर होगा, जिंक क्रोमेट होगा तो अलग कलर होगा। तो वाइट ही कलर होगा एंटी कोरोसिव पेंट का, ये जरूरी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत कह रहा है। कलर कैसा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि कौन सा उसमें बेस के रूप में यूज हुआ है मटीरियल, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इनकरेक्ट। तो 1 इज करेक्ट है और 2 इज क्या है, इनकरेक्ट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना, ऑप्शन बोथ, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर पेंटिंग ऑफ सरफेस इन सिक्वेंशियल मैनर। सबसे पहले क्या करोगे, सरफेस तैयार करोगे, सरफेस प्रिपरेशन सबसे पहले करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर उसके बाद प्राइमर कोट, प्राइमिंग कोट करेंगे, प्राइमर, फिर उसमें फर्स्ट कोट, फिर फाइनल कोट। तो पहले ये करेंगे, फिर प्राइमर करेंगे, फिर फर्स्ट कोट करेंगे, फिर फाइनल कोट करेंगे। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, सी ऑप्शन। If stone quarrying is done by the blasting method with a length of line of least resistance LLR 2 मीटर है। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द रफ एस्टिमेट ऑफ गन पाउडर रिक्वायर्ड। तो निकाल लेंगे।
तो जो क्वांटिटी होती है वो होती है LLR का स्क्वायर मीटर में बटे 0.008 है ना। LLR है 2 तो 2 का स्क्वायर अपॉन 0.008 तो ये हो गया 4 बटे 0.008 तो 4000 बटे 8 45 500 हो गया। 500 ग्राम, ग्राम में आता है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, ग्राम में आता है। तो 500 ग्राम हो गया 41 का ए, 500 ग्राम हो गया है ना। अब कह रहा है मैच द फॉलोइंग IS कोड विद देयर करेक्ट स्पेसिफिकेशन ऑब्लिक अपैरेटस। स्पेसिफिकेशन में IS, अब इसमें ये बताया गया कि किस टेस्ट में कौन सा उपकरण यूज किया गया है और उस उपकरण के बारे में किस कोड में बताया गया ना। तो IS 5513 में बताया गया है ली चैटली उपकरण, सॉरी जो विकार्ट उपकरण है उसके बारे में है ना। तो विकार्ट उपकरण कहाँ है, विकार्ट उपकरण ये ली चैटली के बारे में इसके द्वारा बताया गया है IS 5514 में। और वेरिएबल फ्लो टाइप ऑफ एयर परमिलिटी, ब्लेंस टाइप एयर ऑफ परमिलिटी के बारे में बताया गया है। पहले इसको करें 5513, इसको करेंगे स्पेसिफिकेशन फॉर विकार्ट एपरेटस। तो विकार्ट एपरेटस ए का 4 आ गया, ठीक है। अब है IS 5515 ब्लेंस टाइप, ब्लेंस टाइप में ये आ गया ब्लेंस टाइप। लियो एंड नर्स 5516, लियो एंड नर्स ये दोनों देखो, ये ब्लेंस टाइप और ये लियो एंड नर्स, इन दोनों ही उपकरण का यूज सीमेंट की फाइनेस पता करने के लिए करते हैं और उस उपकरण के बारे में इस कोड में बताया गया है, ठीक है। तो कौन सा, लियो एंड नर्स, कहाँ गया, लियो एंड नर्स टाइप है ना। तो इसको हम किसे मिलाएंगे, 6 नंबर से मिला देंगे। तो चलो एक बार देखते हैं। तो ए का कौन सा, चौथा, ए का चौथा, ए का चौथा 2 है, बी का पहला, बी का कौन सा, पहला। तो ए का चौथा बी का पहला कितना है, ए का चौथा बी का पहला, यही एक ऑप्शन है नहीं, और एक, हाँ यही एक। और सी का पांचवा, सी कहाँ गया, सी, सी का पांचवा, सी का पांचवा कौन सा, अच्छा हाँ कॉम्पैक्शन फैक्टर, सी का पांचवा, सी का पांचवा करेंगे जी, सी का पांचवा, सी का पांचवा, सी का कहाँ पे, पांचवा, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, सी का पांचवा, ठीक है। डी का दूसरा, अब डी कहाँ गया, तो अब ये चेंज हो जाएगा डी का, यहाँ से डी का दूसरा, डी का दूसरा, डी का दूसरा, ई का तीसरा, अब ई का हो जाएगा तीसरा, और एफ का छठा, एफ का छठा, ये कैसे, पचपन 13, 55 14, 55 15, 55 16, तो 13 में विकार्ट उपकरण हो गया, विकार्ट उपकरण कहाँ गया, पांचवा, ये ए का चौथा, ठीक है। विकार्ट उपकरण ए का चौथा हो गया। अब इसके बाद बी का विकार्ट उपकरण, फिर बी का पहला, बी का पहला हो गया। अब सी का पांचवा, सी का पांचवा कह रहा है, सी का पांचवा, तो सी कौन है, पांचवा, पांचवा कौन है, स्पेसिफिकेशन फॉर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, सी का पांचवा हो गया, सी का पांचवा, सी का पांचवा, ठीक है, सी का पांचवा। अब डी का दूसरा कह रहा है, डी का दूसरा भी होगा, चलो ठीक है। ई का तीसरा, ई का तीसरा, अब एफ का छठा, अच्छा एफ का छठा, ठीक है, एफ का छठा, एफ का छठा हो गया। $42, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट करेंगे। याद करना है इसको केवल, अकॉर्डिंग टू इट्स सोर्स टार इज क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग। टार को 3 भागों में बांटा गया है, एक कोल तार, कोल तार कोयले से प्राप्त होगा, एक मिनरल तार, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से,
और एक आता वुडन टार, ये वुड से प्राप्त होता है, लकड़ी से, है ना। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब करेक्ट आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसी शीट। एस्बेस्टस शीट है ना, और एस्बेस्टस सीमेंट शीट, और उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। दे आर फायर रेजिस्टिंग एंड डू नॉट कोरोड। ये फायर रेजिस्टिंग होते हैं और इसमें जंग नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है। दे आर लाइटर इन वेट देन जीआई शीट। नहीं, जीआई शीट पतली होती है इसलिए उसका वेट कम आता है एज कम्पेयर टू एसी शीट, तो ये बात गलत हो जाएगी। एसी शीट भारी है और जीआई शीट हल्की है, ठीक है। एसी शीट भारी है और जीआई शीट हल्की है। दे आर लेस नॉइजी देन जीआई शीट। अगर बारिश होगी तो जीआई शीट ज़्यादा शोर करेगी एज कम्पेयर टू एसी शीट, तो ये भी बात सही है। दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड एस्बेस्टस फाइबर। ये सीमेंट और फाइबर से मिलकर के बना होता है, तो ये भी सही है। तो बी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। करेक्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉर्क, है ना। कॉर्क को हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, जनरली ओक वगैरह से बनाते हैं, ओक के छिलके से, है ना। और ये बहुत ही एयर और हीट वगैरह का इंसुलेटर होता है, अच्छा गुड इंसुलेटर होता है। इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो कह रहा है कि कॉर्क इज अ गुड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड साउंड। ठीक बात है, क्योंकि जिसमें पोर्स होते हैं वो साउंड और इलेक्ट्रिसिटी के अबाउट क्या करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। कॉर्क इज हैवी इन वेट। नहीं, कॉर्क हैवी नहीं है, कॉर्क हल्का है, नॉन पोरस नहीं है बल्कि पोरस है। तो स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 1 इज राइट करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। 1 करेक्ट है, 2 फॉल्स है। 1 इज करेक्ट और 2 इज इनकरेक्ट, तो बी सही है। अब करेक्ट आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग फॉर्म्स ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन के रूप के रिगार्डिंग फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है ना। करेक्ट, बिटुमिन इमल्शन is a liquid product containing bitumen to great extent in an aqueous medium। एक जलीय मीडियम में घोला गया बिटुमिन होता है, लिक्विड प्रोडक्ट होता है जिसमें छोटे छोटे बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं ना। तो वही कह रहा है कि बिटुमिन इमल्सन इज अ लिक्विड प्रोडक्ट, एक लिक्विड प्रोडक्ट होता है जिसमें बिटुमिन होते हैं बहुत अधिक मात्रा में, किसमें, एक एक्वियस मीडियम में, एक जलीय माध्यम में। तो ये बिटुमिन इमल्शन के लिए बात सही है। फिर कह रहा है कि ब्लोन बिटुमिन इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग एयर अंडर प्रेशर एट अ हाई टेम्परेचर, है ना। बिटुमिन को पिघला करके और उसके अंदर से एयर पास कराते हैं, उसको कहते हैं ब्लोन बिटुमिन, है ना। तो वही बात कह रहा है कि ब्लोन बिटुमिन इज ऑब्टेन्ड कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके अंदर से हाई टेम्परेचर पर एयर को पास करा करके, है ना, प्रेशर के साथ, उस तरह से प्राप्त बिटुमिन को हम लोग ब्लोन बिटुमिन कहते हैं। प्लास्टिक बिटुमिन कंटेन्स बिलो 40% to 45% इनर्ट फिलर एंड इट इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग क्रैक्स इन मैसनरी स्ट्रक्चर्स। ये भी बात सही कह रहा है कि जो प्लास्टिक बिटुमिन होता है उसमें 40 से 55% तक फिलर मिलाते हैं और इसका यूज़ हम लोग मैसनरी स्ट्रक्चर्स के क्रैक्स को भरने में करते हैं। कट बैक बिटुमिन एक तरह का बिटुमिन होता है जिसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है, कैन नॉट बी अप्लाइड कोल्ड, है ना। इसको बनाया ही जाता है इसलिए ताकि उसको कोल्ड वेदर में अप्लाई किया जा सके, क्योंकि कोल्ड वेदर में जनरली बिटुमिन हार्ड हो जाता है। तो उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि वो कोल्ड वेदर में भी लिक्विड फॉर्म में रहे और उसको कोल्ड वेदर में यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये उसको उल्टी बात बता रहा है कि कट बैक बिटुमिन कैन नॉट बी अप्लाइड कोल्ड एंड इट इज़ यूज्ड ओनली आफ्टर हीटिंग। ये बात गलत कह रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी करेक्ट है, डी। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लेड। लेड की प्रॉपर्टी कौन सा नहीं, इट इज लस्ट्रियस मेटल विद ब्लूइश ग्रे कलर। ये एक चमकीला पदार्थ होता है जिसका जो कलर होता है वो हरे धूसरे रंग का होता है, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होता है, प्लास्टिक भी होता है और ऑलमोस्ट डिवॉइड ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। और लगभग इलास्टिसिटी इसमें नहीं होती है, रहित होता है, ठीक है। इसकी मेलाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, फैलता बहुत है। इट इज़ अटैक्ड बाई एयर वेरी रैपिडली एंड इमीडिएटली रस्ट, है ना। कह रहा है कि इसमें जंग बहुत तेजी से नहीं, इसमें जंग वगैरह नहीं लगता है, ये बात सही है, इसमें जंग नहीं लगेगा। इट कैन बी कट विद अ नाइफ, हाँ ये सॉफ्ट होता है, इसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो सी स्टेटमेंट फॉल्स। अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। Steel is manufactured by process such as Bessemer process, cementation process, crucible steel process, duplex process। चारों ही प्रोसेस द्वारा सीमेंट बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है।
ओपन हर्थ प्रोसेस द्वारा भी हम लोग सीमेंट बनाते हैं, इज वन ऑफ द प्रोसेस यूज इन स्टील मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सही बात है, ओपन हर्थ प्रोसेस द्वारा भी हम लोग स्टील बनाते हैं। इलेक्ट्रिक प्रोसेस इज नॉट यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टील, नहीं, इलेक्ट्रिक प्रोसेस का भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। एलडी प्रोसेस इन लिंड्स एंड डोनावेट्स प्रोसेस इज ऑल्सो अ प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बिल्कुल सही बात है, हम लोग एलडी प्रोसेस का यूज भी स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। तो जिसका नहीं करते हैं वो सी ऑप्शन, तो ए बी डी में सी नहीं है, सी का हम लोग करते हैं पर वो कह रहा है कि नहीं करते। स्टडी द गिवन फिगर ऑफ टिम्बर डिफेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स शोन, है ना। तो ये विंड क्रैक का है, विंड क्रैक है ना, विंड क्रैक है, वाटर स्ट्रेन है नहीं, अपसेट्स है नहीं, हनीकॉम्बिंग है नहीं, विंड क्रैक। अब इसके बाद स्टडी द गिवन फिगर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्रिक शोन, फेसिंग ब्रिक तो है नहीं, ये पेविंग ब्रिक तो है नहीं, ये चेकर्ड ब्रिक हो सकता है ना। चेकर्ड ब्रिक में क्या होता है कि उसके सरफेस पर इस तरह के निशान बना दिए होते हैं, इस तरह के निशान डायगोनल, ठीक है, तो इसको कहते हैं चेकर्ड ब्रिक। तो यही होगा, फायर ब्रिक तो है नहीं। तो ये क्वेश्चंस रहा आप लोगों का टेस्ट का, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से भी है कि जो मतलब बहुत सही नहीं है, उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं, तो उसको आप लोग कंसिडर करिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।